एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में जेएसएससी के द्वारा जो नई वैकेंसी लाई गई है, झारखंड म्युनिसिपल सर्विस, झारखंड नगर पालिका सेवा, जिसमें कि करीब 900 से ज्यादा पद है। उसी में एक पद है राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जो ग्रेजुएट है या तो कॉमर्स में, या तो इकोनॉमिक्स में, या तो मैथमेटिक्स में, या फिर स्टैटिक्स में, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज इसी में हम लोग कॉमर्स के जो छात्र हैं वो अप्लाई जो इसमें करेंगे, उनके लिए सिलेबस क्या रहेगा, खासकर जो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है उसके लिए, उस पर हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। साथ ही इसमें आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप इसकी तैयारी करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। क्योंकि इसमें भी देखिएगा तो अच्छे खासे पोस्ट है, इसमें करीब 184 के लगभग पोस्ट है, और इसमें जो ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा उसी का सिलेक्शन जो है वो निश्चित है। तो चलिए हम लोग इस पर संपूर्ण चर्चा करते हैं। इससे पहले भी हमने पहला और दूसरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में, तो आपको वहां पर पुराने वीडियो मतलब पहले वाले वीडियो मिलेंगे। उसमें हमने जो ये पोस्ट है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हमने बताया है। साथ ही उसमें क्या सिलेबस रहेगा, कब से इसमें अप्लाई करना है, कौन कौन से इसमें पद हैं और उसके लिए क्या क्या अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। ये हम जो राजस्व निरीक्षक है उसके लिए स्पेसिफिक आज हम लोग कॉमर्स पर चर्चा करेंगे, जो इसमें सिलेबस में शामिल किया गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र यहाँ पर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जो भी छात्र हमारे लाइव बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं झारखंड म्युनिसिपल सर्विस के लिए, इसकी संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे लाइव बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें कि आपको संपूर्ण इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 कंबाइंड भी आप जुड़ सकते हैं, या फिर आप इसमें से पेपर 3 मुख्य रूप से, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 तो इसका कॉमन है जो पहले से आप तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप कंबाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो तीनों पेपर के लिए जुड़ सकते हैं, या फिर आप पेपर 3 में स्पेसिफिक या तो कंबाइन आप जुड़ सकते हैं। अगर आप अभी कॉमर्स के लिए सिर्फ जुड़ते हैं जो पेपर 3 में है, या इकोनॉमिक्स के लिए, तो आप अभी कॉमर्स के लिए जुड़ते हैं तो अभी आप मात्र इसमें 7000 फीस है, जिसमें कि आपको सबसे मिनिमम फीस पर आपको संपूर्ण तैयारी और ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आपको सारी चीज तैयारी करवाई जाएगी। इसमें जितने भी क्लासेस आपको उपलब्ध कराए जाएंगे सारे के सारे लाइव क्लास होंगे। साथ ही इसमें आपको डाउट सेशन, साथ ही इसमें आपका हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, जिससे आप एग्जाम तक देख सकते हैं। साथ ही इसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश माध्यम में जो भी छात्र हैं आप इसमें जुड़ सकते हैं, उसी के अनुरूप क्लास होगा, और साथ ही उसी अनुरूप आपको जो प्रैक्टिस सेशन है और साथ ही नोट्स है आपको उसी मीडियम में उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इसमें आपका अन्य जो पेपर है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं मिनिमम फीस के आधार पर। इसको जोड़ने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पर आप सब्जेक्ट स्टोर में जाकर आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। ये भी जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप जो सब्सक्रिप्शन है परचेस कर सकते हैं हमारे विभिन्न कोर्सेज को। जैसा कि आपको हमने पिछला वीडियो में भी बताया था कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, जो म्युनिसिपल सर्विसेज के लिए जेएसएससी ने जो वैकेंसी जारी किया है, इसमें 3 पेपर रहेंगे। पेपर 1, और ध्यान रखिएगा इसमें जो परीक्षा होगी एक ही चरण में होगा, पीटी मेंस इस तरह सा कुछ नहीं होगा, और ना इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, बस एक ही चरण में परीक्षा होगी। और इसमें जितने छात्र का बेहतर मार्क्स रहेगा पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। पेपर 1 जो होगा, पेपर 1 सिर्फ एक क्वालिफाइंग होगा, जिसमें कि 30% आपको लाना है, जिसमें कि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी से 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी इसमें। पेपर 2 जो होगा जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा होगा, जिसमें से एक भाषा का आपका चयन करना है, और उससे करीब 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी परीक्षा जो होगी 2 घंटे की होगी। अब आ गया पेपर 3। पेपर 3 जो होगा 150 प्रश्न रहेंगे, जिसमें कि 2 घंटे 30 मिनट आपको यहाँ पर समय दिए जाते हैं परीक्षा के लिए। और ध्यान रखिएगा चूंकि एक ही चरण में परीक्षा है तो ये तीनों पेपर एक ही दिन में लिया जाएगा, तो इसीलिए तैयारी आपको पहले से ही और अच्छे से करनी होगी, जिससे कि आप जितना ज्यादा हो सके मार्क्स दूसरे छात्रों के मुकाबले ज्यादा ला सके।
अब यहाँ पर बात करते हैं जो पेपर 3, आज हम लोग का मेन जो टॉपिक है पेपर 3 है। पेपर 1, पेपर 2 और जो पेपर 3 के जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसका हम ऑलरेडी पहला और दूसरा वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सिलेबस और उसकी तैयारी। आज हम लोग मुख्य रूप से जो तकनीक और विशिष्ट विषय है और खासकर इसमें जो कॉमर्स जिन छात्रों का है, कॉमर्स ग्रेजुएट है जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए हम जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चूंकि आयोग ने इसका सिलेबस में पूरा डिटेल में जारी कर दिया है, जो आयोग ने जारी किया है इंग्लिश में जारी किया है, लेकिन हम लोग उसको हिंदी में भी देखेंगे कि हिंदी में उसके बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे सर कि उसका हिंदी का सिलेबस कैसे हमें पता चलेगा, तो हिंदी पेपर ही हम लोग चर्चा करेंगे और इंग्लिश में भी। सामान्य अध्ययन, गणित और विज्ञान, इसके हमने पहला वीडियो में भी चर्चा कर दिया है। जो सामान्य जो जानकारी है जीके वगैरह उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं तकनीकी विशिष्ट विषय, जिससे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे कॉमर्स का। जो आयोग ने सिलेबस जारी किया है पूरा पैराग्राफ टाइप का है, लेकिन हम लोग समझेंगे उसको समरी में कि कौन कौन से टॉपिक इसमें शामिल होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 10, 11 के लगभग 12 के लगभग टॉपिक्स है। इसमें ध्यान रखिएगा पहला जो टॉपिक्स है इसमें बेसिक अकाउंटिंग, ऐसे तो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ चूंकि आप इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जैसे कि आपका कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो आपसे अपेक्षा की जाती है कि बेसिक नॉलेज आपका अकाउंटिंग का हो, क्योंकि इसमें आपको न्यूमेरिकल तरह के भी प्रश्न सॉल्व करने होते हैं। अगर आपको जनरलाइज नहीं करने आएगा, जनरल एंट्री पास नहीं करने आएगा, तो आप सही से उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमने बेसिक अकाउंटिंग यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप अकाउंटिंग की जगह ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग होगा। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग यहाँ पर पूछा गया है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग इस सिलेबस में नहीं है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है मुद्रास्फीति लेखांकन वो पूछा गया है इसमें। इसके अलावा कंपनी अकाउंट्स है, कंपनी अकाउंट्स में एडवांस लेवल तक पूछा गया है। एक चीज यहाँ पर सिलेबस को देख के यहाँ पर आपको लगेगा, या फिर जितना अभी तक हमने सिलेबस को एनालिसिस किया है, एक चीज आपको पता चलेगा कि इसमें जो सिलेबस में टॉपिक शामिल किया गया है, भले ये परीक्षा जो है राजस्व निरीक्षक का जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है ग्रेजुएट लेवल का ये परीक्षा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि पीजी में पढ़ने हैं, एमकॉम में मास्टर्स जो ऑफ कॉमर्स है उसमें पढ़ने हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह। लेकिन सिलेबस में चूंकि है तो पढ़ना ही पड़ेगा और उसका कोई उपाय है ही नहीं। और 100 प्रश्न भी पूछे जाएंगे तो मेजोरिटी इसी पर रहेगी कि जिसका इसमें बेहतर प्रदर्शन रहेगा बिल्कुल सिलेक्शन उनका निश्चित होगा। तो पहला बेसिक अकाउंटिंग, दूसरा कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में भी जो बेसिक्स को कंपनी का है, इशू ऑफ शेयर से लेकर एक कंपनी के लिक्विडेशन तक, लिक्विडेशन का जो प्रोसेस है उन सब के, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी वगैरह हो गया, उन सभी के बारे में, साथ ही रीइशू हो गया, फॉर फ्यूचर हो गया, उन सभी के बारे में हमें पूरा अध्ययन करना है। साथ ही इसमें जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है कंपनी अकाउंट्स में, वो सारे भी। उसके बाद इसमें इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत सारे आप में से बहुत सारे छात्र इस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति लेखांकन। आगे हम लोग हिंदी पर भी इसमें चर्चा करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि समय के साथ देखिएगा तो जो वस्तु हम लोग खरीदते हैं आज से 10 साल पहले, आज की डेट में महंगाई की वजह से, ध्यान रखिएगा एक वस्तु गुड्स वगैरह तो डिप्रिशिएट करता ही है, डिप्रिसिएशन की वजह से उसका वैल्यू घटता ही है, लेकिन इन्फ्लेशन हमारे जो इंडियन करेंसी उसके मूल्य में गिरावट की वजह से भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो उसी का एडजस्टमेंट हम लोग अकाउंटिंग में करते हैं, जिसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहा जाता है। तो उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद इनकम टैक्स, आयकर जो अधिनियम है 1961, उसका हम लोग को जो बेसिक है वो सारी चीजें पढ़नी है। रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, और जो 5 हेड्स ऑफ जो इनकम है जिसमें कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। इसके अलावा क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया, डिडक्शंस हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गया, उन सभी के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यहाँ पर कंबाइन करके दिया हुआ है, और इसमें भी जो ग्रेजुएशन लेवल का इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो शामिल किया गया है, और उसमें कुछ शामिल नहीं भी किया गया है जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है। ऑडिटिंग भी बहुत ही बेसिक्स में पढ़ना है। ऑडिटिंग में खासकर इसमें स्पेशलाइजेशन ऑडिट हम लोग को, कंपनी ऑडिट, बैंकिंग ऑडिट और इंश्योरेंस ऑडिट के बारे में। और जब हम कंपनी ऑडिट में पढ़ते हैं तो अल्टरेशन ऑफ जो शेयर कैपिटल है या फिर शेयर कैपिटल का जो ऑडिटिंग करते समय कौन कौन से
स्टेप्स को हम लोग ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ता है, उन सभी के बारे में, इसके अलावा आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में देखेंगे भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फिर बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट हो गया। फाइनेंशियल मार्केट में खासकर इसमें जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया और कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट हो गया, उनके बारे में। फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऐसे देखिएगा तो ये बैंकिंग का ही पार्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और जो चेक है और हुंडी पर जो भी अप्लाई होता है वो भी हम लोग अध्ययन करना है। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो मेन प्रोविजन है, मेन जो फीचर्स है, प्रोविजन है, उन सभी के बारे में अध्ययन करना है, क्योंकि बैंकिंग लाइसेंस जो है इसी के आधार पर मिलता है। उसके बाद इसमें आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। बहुत सारे छात्र जो है जिन्होंने पीजी नहीं किया होगा तो लग रहा होगा सर ये ऑर्गेनाइजेशनल जो थ्योरी है ये तो ग्रेजुएशन में बहुत जगह नहीं पढ़ना था, हम लोग मैनेजमेंट वगैरह और बीएसटी वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन इसका ये एडवांस लेवल है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिक जो संबंध है और भारत में जो औद्योगिक विवाद है उससे संबंधित ये लास्ट टॉपिक है जो कि यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। तो करीब आप देख सकते हैं कि 12 टॉपिक्स जो है मेन आपका है। इसमें हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल में अध्ययन करना है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही शॉर्ट में है जो हम लोग अध्ययन करना है। अब इसी को हम लोग देखते हैं, आपका जो डिटेल में जो सिलेबस जारी किया गया है आयोग ने, जैसा कि हमने बताया इंग्लिश में सिलेबस जारी किया गया है। हम लोग इंग्लिश में पहले देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी पर भी देखेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहला इसमें देखिएगा तो कॉमर्स के जो सिलेबस है उसको विभिन्न पार्टों में डिवाइड किया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 जिसमें कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और टैक्सेशन को शामिल किया गया है। पार्ट 2 जो है बिजनेस, फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस सेक्टर है, उनको शामिल किया गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसी में है। फिर तीसरा जो इसमें है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और इंडस्ट्री रिलेशन। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में देखिए कि आपका नेचर एंड कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, इसको पढ़ना ही है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का इसमें क्लासिकल और न्यू क्लासिकल सिस्टम जो अप्रोच है और बहुत सारे अन्य परसेप्शंस है और मॉडल्स वगैरह है, उन सभी को पढ़ना है जो कि पीजी में हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे छात्र जो ग्रेजुएशन तक ही किए होंगे, अभी तक एमकॉम नहीं किए होंगे, तो उनको यहाँ पर समस्या हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं है, क्लासेस में आप ज्वाइन कीजिएगा तो सारे आपको टॉपिक्स जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग 100% आपको पढ़ाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सिलेबस को 3 पार्टों में बांटा गया है और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन है जो कि इसका चौथा पार्ट है। इंडस्ट्रियल रिलेटेड में भी देखिएगा तो पहले तो इसका बेसिक जो नॉलेज है, जो औद्योगिक संबंध जो है उससे संबंधित इंडस्ट्रियल रिलेशन, और उसके बाद जो सेटलमेंट और प्रिवेंशन जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, क्योंकि आप देखिएगा न्यूज को और हमेशा देखिएगा श्रमिकों के बीच में विवाद होते रहता है, कभी तालाबंदी हो गया, तभी हड़ताल हो गया, उत्पादन ठप पड़ जाता है। तो इसके लिए सरकार भी है बहुत सारे नियम कानून बना के रखी है कि श्रमिकों को भी लाभ हो और नियोजकों, प्रबंधकों को, कंपनी को भी लाभ हो, उत्पादक वर्ग को। तो उसके लिए जो सेटलमेंट किया जाता है और जो प्रिवेंशन है, किस तरह से रोका जा सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को इंडिया में, उसके संबंधित भी सारे चीजों को पढ़ना है। खासकर इसमें इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी पर भी फोकस करना है। तो ये आपका इंग्लिश में जो सिलेबस हो गया 4 पार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब वही चीज हमने डिस्कस भी किया था वहां पर कि जो पहला टॉपिक्स में ही है, आप देखिएगा सीपीपी, यहां पर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, लेकिन ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इसे कहा जाता है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियरल साइंसेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ चेंज प्राइस लेवल्स विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। इसी को इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहा गया है। उसके बाद एडवांस जो कंपनी अकाउंट्स है वो पढ़ना है, और कंपनी अकाउंट्स में भी अमलगमेशन, इशू ऑफ शेयर्स वगैरह, ध्यान रखिएगा इशू ऑफ शेयर्स वगैरह नहीं दिया हुआ है, लेकिन बहुत उसका जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर पूछ भी देगा तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि वो तो लिखा हुआ ही नहीं था, हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन हाँ वो बेसिक नॉलेज उसका होना चाहिए। इसके अलावा होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल, और एक ये टॉपिक जो है अलग से दिया हुआ है, मतलब इसी का पार्ट है, ये कंपनीज एक्ट जो 2013 है उसके तहत इसको शामिल यहाँ पर किया गया है। कंट्रोलरशिप फंक्शंस, प्रॉपर्टी कंट्रोल, लीगल एंड मैनेजमेंट। इसके बाद इसमें आ जाता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में वही आपका जो बेसिक ऑफ चार्जेस है,
जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स एक्ट का, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे फाइंड आउट करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम जो एग्जेम्प्टेड इनकम के अंतर्गत आता है, फिर उसके बाद 5 जो हेड्स ऑफ इनकम है उनके बारे में, फिर क्लबिंग वगैरह जो हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी वगैरह हो गया, फिर एसएसएल कैसे डिटरमाइन करते हैं, इनकम टैक्स डिटरमाइन करते हैं, एसेसेबल करते हैं, उनके बारे में। फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें कॉस्ट क्वालिफिकेशन हो गया, फिर टेक्निक हो गया, सेग्रीगेशन, सेमी वेरिएबल्स हो गया, कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट, जॉब कॉस्टिंग वगैरह हो गया, फीफो लिफो या फिर एवरेज जो मेथड वगैरह हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप हो गया, अल्जेब्रिक फार्मूला, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है शट डाउन पॉइंट का, टेक्निक हो गया, कॉस्ट कंट्रोल हो गया, कॉस्ट रिडक्शन हो गया, बजटरी कंट्रोल वगैरह हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, वेरिएंस एनालिसिस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके अलावा इसमें ओवरहेड्स हो गया, इनहेरेंट फैलेसी कॉस्टिंग और प्राइसिंग डिसीजंस वगैरह। तो ये कॉस्टिंग में हम लोग को अध्ययन करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा ये सिग्निफिकेंस ऑफ अटेस्ट फंक्शंस, ये कुछ और नहीं बस ऑडिटिंग है। ऑडिटिंग हिंदी में इसको अंकेक्षण कहते हैं। इसमें देखिएगा वही चीज, ऑडिटिंग का मेन कॉन्सेप्ट जो हम लोग को पढ़ना है, प्रोग्रामिंग जो होता है, प्रोग्रामिंग मतलब कि जो प्रोसेस है कि ऑडिटर किस तरह से ऑडिटिंग के काम को कंप्लीट करेगा, और वैल्यूएशन जो है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स हो गया, फिक्स्ड, वेस्टिंग एंड करंट एसेट्स का कैसे हम लोग ऑडिटिंग किया जाता है ऑडिटर के द्वारा, वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अब एक कंपनी का जो ऑडिटिंग होता है उसमें अपॉइंटमेंट ऑडिटर का किस तरह से होता है, पावर क्या ऑडिटर का, ड्यूटीज क्या दिया हुआ है, लाइबिलिटीज क्या है ऑडिटर का। ध्यान रखिएगा बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो कि 1956 पढ़े होंगे अपने समय में, लेकिन अभी इसमें 2013 के तहत 2013 एक्ट जो है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होता है किसी कंपनी में और कंपलसरी है, उसमें प्रोसेस वगैरह क्या है, उन सभी को उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर इसके बाद ऑडिटर जो रिपोर्ट आता है उसमें जो फाइनल रिपोर्ट सौंपता है उसमें 4 तरह का ओपिनियन हो सकता है, क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर जो रिपोर्ट है, तो उसके रिपोर्ट के बारे में। और इस सब का मतलब क्या होता है, अगर ऑडिट रिपोर्ट जो आया डिसक्वालीफाई आया, सॉरी ऑडिट रिपोर्ट जो आया क्वालिफाइड आया, अनक्वालिफाइड आया, या फिर एडवर्स आया, या फिर डिस्क्लेमर आया, इसका मतलब क्या है और ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या कंटेंट होते हैं उसके बारे में। फिर ऑडिटिंग कैसे मतलब किया जाता है, उसका प्रोसेस क्या है शेयर कैपिटल में, और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के समय, और कुछ स्पेशल पॉइंट हमको बैंकिंग ऑडिट और इंश्योरेंस कंपनी के समय ध्यान रखना है। तो ये पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में बिजनेस फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिजनेस फाइनेंस में वही फाइनेंशियल मैनेजमेंट अध्ययन करना है, खासकर जो इसमें पीजी और कुछ टॉपिक्स जो है बीकॉम के मिलाकर ये बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कैपिटल बजटिंग वगैरह हो गया, फिर फाइनेंशियल गोल्स हो गया, फिर कैश फ्लो अप्रोच हो गया, फिर आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह हो गए, फिर ऑप्टिमल कैपिटल वगैरह हो गया, वेटेज एवरेज कॉस्ट वगैरह हो गया, कैपिटल इन कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द मोदी गिलानी एंड मिलर मॉडल जो हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देखिएगा हमेशा पूछा जाता है इससे। सोर्सेज ऑफ फंड हो गया, जो शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म फंड वगैरह, सोर्स ऑफ कैपिटल वगैरह, फिर रोल ऑफ पब्लिक एंड कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वगैरह, नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस क्या है, इक्विटी जो डेब्ट इक्विटी रेशियो जो रेशियो एनालिसिस वगैरह हम लोग अध्ययन करते हैं वो सारे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी वगैरह। फिर उसके बाद जेम्स ई वाल्टर और जॉन लिंटर फॉर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट जो है सिस्टम है। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल और वेरिएबल अफेक्टिंग द लेवल ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कंपोनेंट, कैश फ्लो अप्रोच ऑफ फॉरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स। फिर इसके अलावा जो इंडियन इंडस्ट्रीज है वर्किंग कैपिटल उसके रिगार्डिंग, इसके अलावा क्रेडिट मैनेजमेंट और क्रेडिट पॉलिसी, इसके अलावा जो कंसिडरेशन टू टैक्स रिलेशन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सभी को हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में स्टडी करना है। इसमें देखिएगा कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको लग रहे होंगे जो बिल्कुल आपके लिए नए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक फ्लो के आधार पर, हाँ बहुत सारे छात्रों को ये दिक्कत होगा कि सर कि एक बुक में ये कंप्लीट नहीं होते हैं, हाँ हो सकता है कि अलग अलग रिसोर्सेज के आधार पर हमें पढ़ना पड़े, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक जगह सारी समृद्ध चीज़ें हम लोग को मिल जाती है, तो उसको अध्ययन करने में आसानी होती है, और जो चीज़ें हमारी क्लासेस में आपको उपलब्ध कराई जाएगी, और क्लासेस भी इसी के अकॉर्डिंग हुआ जो सिलेबस में है। एग्जाम में भी देखिएगा जो प्रश्न पूछा जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। पार्ट 2 में इसके बाद इसमें आ जाता है आपका जो बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, इंश्योरेंस सेक्टर। फाइनेंशियल मार्केट में वही आपका इंडियन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। इंडियन मनी मार्केट में जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं
कैपिटल मार्केट में जितने भी प्राइमरी और जो सेकेंडरी मार्केट है, इसके अलावा आपका जो इंश्योरेंस सेक्टर है और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि IDBI, IFCI, ICICI, IRCI, इन सब के बारे में बैंकिंग में पूरा पढ़ना है। भारत में बैंकिंग का विकास किस तरह से हुआ, भारत में बैंकिंग की जो स्थिति थी आजादी से पहले और आजादी के बाद, बैंकों का नेशनलाइजेशन होना, नए नए बैंक स्थापित होना, RRBs, कॉर्पोरेटिव बैंक वगैरह हो गया, SBI का रोल हो गया। इसके अलावा जो बैंकिंग सुधार हुए, इसमें नरसिम्हन कमेटी वगैरह और बहुत सारी अन्य कमेटियां जो थी, टंडन कमेटी वगैरह, उन सब का रिकमेंडेशन क्या था, चोर कमेटी वगैरह, उन सब के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। फिर इसके बाद जो इसमें है पार्ट 2 के बी पॉइंट में ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो व्यापार में यूज किए जाते हैं, जैसे कि आप चेक का नाम सुनते होंगे, तो चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके अलावा इसमें प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चर्चा किया गया तो वो पढ़ना है। इसके अलावा ये चूंकि हुंडी पर भी अप्लाई होता है तो हुंडी के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है, उसमें जो सर्टेन प्रोविजंस वगैरह है बैंकिंग के रिगार्डिंग, बैंकिंग लाइसेंस के रिगार्डिंग, वो सारी हमें पता होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आ जाते हैं, वही आपका ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट एंड नेचर है ऑर्गेनाइजेशन का, ये सामान्यतः आईकॉम लेवल से ही पढ़ा जाता है, जिसमें कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी गोल है, सेकेंडरी गोल क्या है, मल्टीपल गोल्स हो गया, एंड्स हो गया, फिर इसके अलावा मींस, चेन, डिस्प्लेसमेंट, सक्सेशन, एक्सपेंशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ गोल्स, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टाइप, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, फंक्शंस, लिमिटेशन। हाँ, ये आपका एडवांस लेवल का है जो इवोल्यूशन है, जो इसका सेकेंड पार्ट है। इसमें आप देखिएगा बहुत सारे जो थ्योरीज वगैरह हैं, अप्रोचेस हैं, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल एंड सिस्टम अप्रोच। इसमें ब्यूरोक्रेसी जो नेचर है, बेसिस ऑफ पावर्स है, सोर्सेस ऑफ पावर्स है, पावर स्ट्रक्चर वगैरह है, एंड पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, बिहेवियर एज अ डायनेमिक सिस्टम, टेक्निकल, सोशल एंड पावर सिस्टम इन इंटर रिलेशन। इसके अलावा इसमें परसेप्शन स्टेटस सिस्टम वगैरह हो गया, थ्योरेटिकल एंड एम्पिरिकल फाउंडेशन ऑफ मैस्लो, मेजियोर, इसके अलावा हर्जबाग, लिकर्ट और बहुत सारे अन्य जो ऑथर्स वगैरह हैं उनके मॉडल वगैरह मोटिवेशन से संबंधित वो पढ़ना है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी जो लीडरशिप है, थ्योरीज एंड स्टाइल, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा ट्रांजेक्शनल एनालिसिस वगैरह हो गया, इन सभी को पढ़ना है। इसके अलावा इसमें ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो गया, एडॉप्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल एंड इफेक्टिवनेस, इन सभी को ये एडवांस जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है इनमें हम लोग पढ़ना है। इसके बाद इसमें चौथा पॉइंट में आ जाते हैं, तो चौथा में आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस आ जाता है। चौथा भाग में इंडस्ट्रियल रिलेशन में दो चीजें हम लोग को पढ़नी है। पहला तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो नेचर है और इसका स्कोप है, भारत में जो इंडस्ट्रियल जो लेबर्स है इंडिया में उसका स्टार्टिंग हुआ, और थ्योरी ऑफ यूनियनिज्म और ट्रेड यूनियंस मूवमेंट जो इंडिया में प्रारंभ हुआ, ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर जो है। फिर इसके अलावा वर्कर्स जो एजुकेशन से प्रॉब्लम्स, कलेक्टिव बार्गेनिंग, सामुदायिक जो सौदेबाजी वगैरह हिंदी में इसको कहते हैं। इसके अलावा लिमिटेशन जो इफेक्टिवनेस है, इंडियन कंडीशंस, वर्कर्स पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी, रेशनल प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड इट्स फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। तो ये हम लोग को पहला सेगमेंट में पढ़ना है। इसके अलावा सेकेंड सेगमेंट में जो हम लोग को पढ़ना है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, वह है प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद। औद्योगिक विवाद शब्द है इसमें, तो ये डिस्प्यूट किसके बीच में है? तो हमेशा डिस्प्यूट देखिएगा किसके बीच में होता है, जो श्रमिक होते हैं और जो नियोजक होते हैं। नियोजक कौन? जो उद्योग चला रहे हैं, जो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, सेवाओं का या फिर उत्पादों का। तो नियोजकों, प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच में हमेशा विवाद होता है। कभी कभी देखिएगा तालाबंदी, हड़ताल, तो उत्पादन ठप पड़ जाता है, तो दोनों को नुकसान होता है और ज्यादातर से कंपनियों को ज्यादा नुकसान होता है। तो एक डिस्प्यूट वगैरह का किस तरह से सेटलमेंट किया जाए, और श्रमिक भी बहुत ज्यादा प्रेशर न दे, क्योंकि अगर श्रमिक ही अगर सही से काम नहीं करेंगे, उत्पादन ही ठप पड़ जाएगा, तो उस देश में या फिर जो श्रमिकों को जो सुविधाएं मिल भी रही है वो भी बंद हो जाएगी। अब देखिए कोरोना काल में इतना स्थिति खराब हुआ, तो अगर मान लीजिए उत्पादन ही ठप पड़ गया तो सारी चीज बंद हो गई, तो जो मिल रहा था श्रमिकों को, जो भी मजदूरी या फिर वेतन, वो भी सब बंद हो गया।
तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और देश में जो विकास की धारा बहती है वो रुक जाती है उत्पादन ठप पड़ने से। तो इसलिए गवर्नमेंट भी इसमें हस्तक्षेप करती है और बहुत सारे विभिन्न तरह के अधिनियम और एक्ट वगैरह बना के रखी है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आईएलओ का आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी क्या प्रोस्पेक्टिव है, भारत भी उसका एक सदस्य देश है, तो उसके क्या रोल हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे जो संबंधित टर्म है वो सारे हम लोग को पढ़ना है। इसके अलावा पर्सनल जो डिपार्टमेंट है इन द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, पर्सनल पॉलिसीज, पर्सनल ऑडिट एंड पर्सनल रिसर्च वगैरह, इन सभी को हम लोग को इसमें पढ़ना है। तो ये जितने भी सिलेबस हो गए उन सभी के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा किया है। इसी का जैसा कि हमने बोला कि आयोग जो जारी किया हुआ है वो सिर्फ इंग्लिश में जारी किया हुआ है। हमने इसके लिए अलग से भी एडजस्टमेंट किया हुआ है और अलग से इसका हमने जो हिंदी में जो सिलेबस हो सकता है वही हिंदी में जो सेम इंग्लिश में है उसी का सेम टू सेम ये हिंदी में है जो आपको यहाँ पर उपलब्ध है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर और साथ ही जो हमारे एप्लीकेशन है स्वरूप लर्निंग ऐप, उसमें कोर्स बैचेस में जाइएगा स्टडी मटेरियल सेक्शन में, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। तो यहीं पर देखिए आपका ये इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, कंपनी अकाउंट्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। हम फिर से सबको रीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज ऑलरेडी हम बता चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा। उसके अलावा इसमें वही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह हो गया यहाँ पर, फिर आपका ये ऑडिटिंग वगैरह का सेगमेंट हो गया, फिर इसमें आपका जो वित्तीय प्रबंध वगैरह हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर इसके बाद इसमें जो आ जाता है आपका जो बैंकिंग वगैरह हो गया, बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट वगैरह, जो वित्तीय बाजार हैं जिसमें कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, इसके अलावा बीमा क्षेत्र वगैरह। फिर उसके बाद जो परकाम्य लिखित अधिनियम, वही आपका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो। फिर इसमें आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वगैरह 1949। फिर उसके बाद संगठन सिद्धांत और औद्योगिक संबंध। संगठन सिद्धांत में वही आपका प्रकृति जो हो गया और एक संस्था का संगठन का, और जो शास्त्रीय विकास शास्त्रीय और नव शास्त्रीय और जो प्रणाली उपक्रम है, मतलब कि जो इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो एडवांस लेवल है वो हम लोग को इसमें पढ़ना है, जो उसी का आपका हिंदी वर्जन है। फिर इसके बाद जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस वगैरह हो गया, तो उससे संबंधित यहाँ पर सारे जो पहला सेगमेंट में इंडस्ट्रियल रिलेशन संबंधित और दूसरा सेगमेंट में जो विवाद वगैरह है उसका निवारण और समाधान से संबंधित, इसमें फिर आईएलओ वगैरह का जो योगदान वगैरह है उन सभी को हम लोग को यहाँ पर अध्ययन करना है। तो फाइनली इसका सिलेबस तो बहुत बड़ा है, अगर देखा जाए तो सिलेबस देखिएगा, डिस्कस करने में इतना टाइम चला गया, उसमें हमने बहुत कम पॉइंट को डिस्कस किया है। हाँ, क्लासेस जब चलेगी तो पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। हाँ, सारे पॉइंट को हमने तो एक एक करके डिस्कस कर दिया क्या क्या पढ़ना है। और ये कुल अगर देखा जाए तो करीब 10 या 12 टॉपिक इसमें हो जाता है, जो हमने प्रारंभ में आपको बताया था। इसकी तैयारी के लिए जरूरी है कि आप क्रमबद्ध तरीके से इसकी तैयारी करें और बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसे कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि मोटी मोटी बुक जो आती है बीकॉम की, आईकॉम की या फिर जो एमकॉम की, उसको उठा लेते हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो उससे तैयारी बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आपको एग्जाम तक सही से तैयारी हो सकता है, क्योंकि उसको पढ़ने में आपको साल भर 1.5 साल लग जाता है अगर उतना सारा सिलेबस पढ़ने लगे तो आपको समराइज वे में सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको उसके अनुरूप तैयारी करना पड़ता है। तो आप वो खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। एक तो बहुत सारे बुक्स को जुटाने पड़ते हैं और अलग अलग विभिन्न तरह के वर्क खुद से करने पड़ते हैं। इसलिए ज़्यादा सही रहेगा कि आप जो है जो नोट्स वगैरह है या फिर जो हमारे जो विभिन्न क्लासेस हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसके आधार पर आपको इसकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। सारी क्लासेस जो लाइव क्लास आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और हर एक लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डिंग में मिलेगा, जिसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। साल भर तक वैलिडिटी हमने इसमें दिया हुआ है। एग्जामिनेशन देखिएगा, अभी तो पता नहीं कि कब इसका एग्जाम होगा, लेकिन हाँ, आयोग जितना जो कैलेंडर जारी कर रहा है और जिसमें कि 4-5 महीने का समय दे रहा है हर एक एग्जाम के लिए, तो उम्मीद है कि 5-6 महीने के अंदर ये भी एग्जाम 4-5 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके क्लासेस जो है डेली बेसिस पर रखते जाएंगे। हमने ये एक्सटेंडेड पीरियड इसीलिए पहले से दे दिया है। ध्यान रखिएगा, साल भर का ये मतलब मान के नहीं चलना है कि एग्जाम साल भर बाद होगा। हमने बस इसमें वैलिडिटी दे रखा है। झारखंड में तो हमको पता ही है कि किस तरह से एग्जाम कैंसिल, आपको भी पता होगा किस तरह से कैंसिल होती है। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति है कि एग्जाम जल्दी होंगे, तो 4-5 महीने के लगभग हम लोग डेली बेसिस पर क्लासेस करते रहेंगे। साथ ही इसमें चूंकि 3 पेपर हो जाते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। हमको पता है पेपर 1 में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ना पेपर 2 में, चूंकि आप पहले से भी इसको पढ़ रहे होंगे। मेन आपका इसी पर तैयारी करना है, हमारा फोकस भी इसी पर रहेगा, आपका भी फोकस उसी पर रहना चाहिए। बाकी की आपकी जो तैयारी पहले से चल रही है,
आप इसी के अनुसार तैयारी करते रहें। अब सवाल उठता है कि सर कि जेएसएससी अभी देखिए कभी हम 4-5 साल से तो कोई भी वैकेंसी नहीं निकली थी, लेकिन अभी जेएसएससी इतने सारी वैकेंसी निकाल दी है, हम किसकी तैयारी करें? ध्यान रखिएगा, जेएसएससी जितनी भी वैकेंसी निकाल रही है सबका सिलेबस अप्रोक्स देखिएगा तो आसपास ही है। इसमें भी तैयारी करना है तो जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है बिल्कुल वो कंटिन्यू अपना वो सीजीएल के कंटिन्यू रह सकता है, बस इसमें आपको ये सब्जेक्ट को जोड़ देना है कि इस पर भी आप 2-3 घंटा समय दीजिए, 3 घंटा 4 घंटा अपना डेली बेसिस पर समय दीजिए, तो आपको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तैयारी आप कंटिन्यूअस बेसिस पे रखिए, एग्जाम बिल्कुल आपका समय के अनुसार होगा और बहुत ही बेहतर एग्जाम जाएगा, लेकिन कंटिन्यूटी बना कर रखना है। ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि अब इसका फॉर्म आ चुका है तो अब इसके लिए चिंता ही नहीं है कि हमको आगे इसके क्या करना है, बस आपको स्टडी पर फोकस करना है और कंटिन्यूअस बेसिस पर करना है, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। क्योंकि कंटिन्यूअस बेसिस पर नहीं रखिएगा, पैसेंस नहीं रखिएगा, हार्ड वर्क नहीं कीजिएगा तो आपसे आगे बहुत सारे छात्र निकल जाएंगे और उनका मार्क्स ज़्यादा होगा तो सिलेक्शन उन्हीं का होगा। तो इसलिए आप शुरू से ही इसमें प्रयास करें और हमारे साथ जुड़िए। सारी क्लासेस में लाइव होंगे, टेस्ट सीरीज होंगे, प्रैक्टिस सेशन कराए जाएंगे, डाउट सेशन होंगे और देखिए इसमें आपका मिनिमम फीस भी है, जिसके आधार पर पूरे कॉमर्स के इतने बड़े सिलेबस की आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी आप इसमें जुड़ सकते हैं। सारी क्लासेस ऐप पर चलेंगे, जो स्वरूप लर्निंग ऐप है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ऑफलाइन क्लासेस के जैसा होगा और इसमें ऑफलाइन क्लासेस के जैसा आप सीधे टीचर से बात करके डाउट वगैरह अपने पूछ सकते हैं। ये हमारे ऐप में लाइव क्लास के दौरान ये फैसिलिटी है। हर एक क्लास का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलता है। ये आपको क्लास को कैसे ज्वाइन करना है, तो जैसा कि हमने बताया ये सारी क्लास ऐप पर चलेंगे। ये आपको ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर स्टोर में जाइएगा, स्टोर में जाने के बाद वहां पर आप देखिएगा ये आपका झारखंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए कॉमर्स के लिए वहां पर क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुका है, परचेज कर लीजिए। या फिर स्क्रीन पर भी नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप या कॉल पर वहां पर संपर्क करके वहां पर पेमेंट कर दीजिए, आपका क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी अन्य जानकारी के लिए भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।